हेलो साथियों, क्या हाल है। आज अपना टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, इसमें एक्चुअल में अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही देखेंगे, जो डिटेल में जाके केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। तो स्टेरिलाइजेशन इज द कंप्लीट एलिमिनेशन प्रोसेस वेयर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ वेदर एक्टिव बैक्टीरिया हो, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम एनी सरफेस ऑब्जेक्ट और मीडियम। इसमें क्या रहता है, कोई एक्टिव बैक्टीरिया हो या उसके रेजिस्टेंट हाईली रेजिस्टेंट स्पोर भी होते हैं ना, उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है केवल स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि स्टेरिलाइजेशन एक पूरी प्रक्रिया है जिसको खत्म कर देती है किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया हो या फिर बहुत रेजिस्टेंस स्पोर्स हो। अगर मैं बात करूँ डिसइंफेक्शन की, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में केवल यही अंतर है कि इसमें आप स्पोर्स को नहीं मार सकते, डज नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स। ये डिसइंफेक्शन क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा किसको, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट स्पोर्स इसमें बच जाते हैं, इसलिए इसमें पार्शियल एलिमिनेशन होता है। ये लेकिन ठीक है, ये डिसइंफेक्शन हो गया। तो कभी डिफरेंस पूछ ले स्टेरिलाइजेशन और इसमें क्या अंतर है, तो मेनली डिफरेंस यही है कि ये पार्शियली डिसइंफेक्ट करता है जबकि ये कंप्लीट डिसइंफेक्ट कर देता है। एक क्या आता है इम्पोर्टेंट एसेप्सिस। ठीक है, ये टर्म एक तरह की सेप्सिस टर्म है। कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है आपके कि टू प्रिवेंट प्रैक्टिस यूज्ड टू स्टॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग स्टेराइल टिश्यू एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी मतलब जैसे मैं क्या नाम है ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसमें आपको एसेप्सिस पे टिक करना है। करेक्ट आंसर यही रहेगा। एग्जाम्पल है कि सर्जिकल टेक्निक्स हो गए, स्टेराइल ग्लव्स हो गए और क्लीन इंस्ट्रूमेंट हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेनली मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या क्या है। तो मेनली ब्रॉडली अपने दो हैं, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। सबसे पहले अपन फिजिकल मेथड की बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो ड्राई हीट मेथड होता है जिसमें ड्राई हीट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है या फिर उनको एलिमिनेट करता है। कैसे एलिमिनेट करता है, उनके प्रोटीन को डैमेज कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है या फिर सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेनली सनलाइट हो गया, धूप हो गई, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मेनली किसमें, एक्चुअल में कल्चर मीडिया जब लगाते हैं उसमें इसका यूज होता है। और इंसिनरेशन हो गया और हॉट एयर ओवन हो गया। अपना मेन इंपॉर्टेंट होता है हॉट एयर ओवन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए। इसका जो टेम्परेचर का पूछा जाता है तो 160 डिग्री फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल टाइम के डिग्री देते हैं और टाइम बता देते हैं, तो उसमें आपको 160 डिग्री और 2 आवर्स के लिए ओपन रखेंगे तो उसको एलिमिनेट कर देगा सारे बैक्टीरिया को। मॉनिटरिंग के लिए भी अपने पास अवेलेबल होते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर के भी होते हैं और केमिकल इंडिकेटर भी यूज होते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज का यूज़ करते हैं, जबकि केमिकल इंडिकेटर के लिए ब्राउन ट्यूब यूज करते हैं। कभी पूछ ले एग्जाम में कि ब्राउन ट्यूब इज़ यूज्ड इन, तो स्टेरिलाइजेशन के मॉनिटरिंग के लिए या फिर कंफर्मेशन के लिए स्टेराइल हुआ या नहीं हुआ है। यूज़ किसके लिए होगा अपन के लिए हॉट एयर ओवन, तो ग्लासवेयर के लिए होगा, मेटल हो गया, इंस्ट्रूमेंट के लिए होगा, फैट्स के लिए हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, पाउडर हो गया, ऑयल्स के लिए हो जाएगा। कल्चर मीडिया के लिए सूटेबल नहीं रहेगा और रबर मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। ये रहा हॉट एयर ओवन, कुछ इस प्रकार का दिखा देता है। यहाँ से जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है, यहाँ से रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, आपका काम कंप्लीट हो चुका होता है। नेक्स्ट बात करें मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होगा, ऐसी हीट जिसमें पानी वाली हीट हो। ठीक है, पानी उस हीट में अवेलेबल होगा। एक और ड्राई हीट हो गई जिसमें केवल पानी की मात्रा बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन इसमें गर्म हीट के साथ साथ वाटर भी अवेलेबल होता है। मॉइस्ट हीट वर्क्स बाय, कैसे काम करते हैं, कोगुलेशन एंड डीनेचुरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कोगुलेटिंग एंड डीनेचुरिंग प्रोटीन्स कौन से स्टेरिलाइजेशन में काम आता है, तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, बिलो 100, एक ऑन 100 एंड अबव 100। अपन बिलो 100 की बात करें तो ये 2-3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया पास्चराइजेशन, जो कि मिल्क के लिए होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। तो इसमें 2 प्रकार के मेथड होते हैं, एक होते हैं होल्डर मेथड, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 30 मिनट तक रखा जाता है। ठीक है, उसको गर्म किया जाता है। जबकि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेकंड के लिए रखेंगे। ठीक है, किसको, दूध को,
और रैपिडली अचानक उसमें कूलिंग डालेंगे 13 डिग्री या उससे बिलो तक, तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे मैक्सिमम मर जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं लाइक हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में भी कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। टारगेट जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या होता है, वो होता है कोक्सिला बर्नेटी। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और ये कौन सा फीवर देता है आपको उसको कमेंट करना है। बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। कौन से इसके कारण कौन सा आपको फीवर होता है, कौन सा प्रकार का फीवर होता है आपको कमेंट करना है, आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए आई थिंक। मॉडर्न पास्चुराइजेशन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द दिस ऑर्गेनिज्म, मतलब कोक्सिला बर्नेटी को ही इंपॉर्टेंटली एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उससे कौन सा फीवर होता है जल्दी कमेंट करोगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन बात। तो वैक्सीन बात कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर के लिए रखते हैं। किसके लिए यूज होता है, ये सीरम के लिए और बायोलॉजिकल फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्पिसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्पिसेशन कैसे होता है, तो इंस्पिसेशन के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए जाता है तथा इसको रिपीट 3 डेज के लिए रिपीट किया जाएगा, ठीक है, रिपीटेड फॉर 3 डेज। 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट रिपीटेड फॉर 3 डेज। इसमें कौन कौन से यूज़ किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार दिखाई देता है ये। और एक बेस्ड मीडिया हो गया कल्चर मीडिया के लिए, जनरली सीरम बेस्ड कल्चर मीडिया हो गया, एलजी मीडियम हो गए, इनके लिए मेनली यूज किया जाता है। 8-100 डिग्री, पहले बिलो 100 डिग्री देखा था, अब 8-100 डिग्री देखेंगे। तो क्या हो सकता है, इसमें बॉइलिंग हो सकती है और स्टीम स्टरलाइजेशन हो सकता है। एक टर्म होती है टिंडरलाइजेशन। टिंडरलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, तो टिंडरलाइजेशन को एक इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ सकता है तो टिंडरलाइजेशन का अदर नेम क्या है, तो इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन या इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन का उदाहरण दीजिए क्या है, तो आपको टिंडरलाइजेशन टिक करना है। ये एक इंपॉर्टेंट बन गया। इसमें क्या करेंगे 100 डिग्री 20 मिनट्स के लिए लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर किसके लिए होता है, शुगर सोल्यूशन और जेलेटिन के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री फॉर 20 मिनट्स डन फॉर 3 कॉन्सिक्यूटिव डेज। नेक्स्ट आ जाएगा अबव 100 डिग्री। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन है ये क्या नाम है मेथड है, ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के होता है, लेकिन काम सेम होता है इनका, ठीक है। टेम्परेचर पर मेनली एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 PSI का प्रेशर और 15 मिनट के लिए इसको यूज किया जाता है। किल इवन स्पोर्ट्स, तो इवन स्पोर्ट्स होते हैं जो हाईली रेसिस्टेंट होते हैं उनको भी ये एलिमिनेट कर देता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड हो गया। इसको यूज किस किस के लिए किया जाएगा, तो इसका मतलब किस किस के लिए यूज किया जाएगा, तो ये कल्चर मीडिया हो गया, मेनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ड्रेसिंग के लिए होगा और लेबोरेटरी के मटेरियल्स के लिए। बायोलॉजिकल इंडिकेटर कौन कौन से होंगे, तो बेसिलस, स्ट्रेटोथर्मोफिलस और ब्राउन ट्यूब, ठीक है। इसमें थर्मोफिलस का मतलब यही है कि टेम्परेचर से रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन फिल्ट्रेशन। मगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूं तो ये हीट सेंसिटिव के लिए यूज होता है, मतलब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके लिए यूज होता है, दैट कैन नॉट बी हीटेड, जिनको हीट नहीं किया जा सकता उनके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि वैक्सीन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, सीरम हो गए और टॉक्सिन्स हो गए। टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन कौन कौन से हैं, तो कैंडल फिल्टर हो गया, इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया जो कि 0.22 माइक्रोन पोर्स होते हैं उनमें। हेपा फिल्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 99.97% पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म क्या है, हाईली एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। यूज्ड किस में होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट में और लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम में। ULPA एक इम्पोर्टेंट है, अल्ट्रा लो पर्टिकुलेट पेनिट्रेशन एयर। इसमें क्या होता है, ये भी रिमूव करता है 99.9999% डस्ट हो गए, पोलन हो गए, मोल्ड हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एनी एयरबोर्न पार्टिकल्स विद द साइज ऑफ 120 नैनोमीटर्स या फिर 0.12 माइक्रोन और लार्जर तक एलिमिनेट कर देता है। इनकी फुल फॉर्म एक बार आप देख लेना, ULPA, HPA की, HEPA हेपा की, हेपा फिल्टर बोलते हैं इसको, हेपा फिल्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कहीं से भी पूछ सकते हैं सवाल। रेडिएशन की बात करें, 2 प्रकार की रेडिएशन होती है, एक आयोनाइजिंग होती है, एक नॉन आयोनाइजिंग होती है, ठीक है।
आयोनाइजिंग को अपन कोई क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आएगा कोल्ड स्टेरिलाइजेशन का प्रकार है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन इज द पार्ट ऑफ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसमें कौन कौन सी रेस यूज होती है, तो इसमें गामा रेस, एक्स रेस एंड कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। इसमें हीट की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या करता है, डीएनए को डैमेज करता है डायरेक्टली, ठीक है। और मेनली किस किस के लिए यूज होता है, तो डिस्पोजल सिरिंज के लिए यूज करते हैं, कैथेटर के लिए हो गया और टिश्यू ग्राफ्ट के लिए हो गया। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूवी रेस है ना, यूवी रेस हो गई नॉन आयोनाइजिंग। कभी पूछ ले यूवी रेस किसके लिए मतलब यूवी रेडिएशन किसका पार्ट है, तो अपन को बताना होगा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का पार्ट है, और इसका उपयोग सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर का सरफेस हो गया, या फिर लेमिनल फ्लो हुड हो गई, या लेबोरेटरी को स्टेरिलाइज करने के लिए। एक आता है सोनिक अल्ट्रासाउंड। सोनिक मतलब अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, हाईली फ्रिक्वेंटली वेव्स निकलती है जो कि माइक्रोबियल सेल को फिजिकली तोड़ देती है या डिस्क्रप्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन क्या है, तो देखो कुछ प्रकार के केमिकल एजेंट्स है, जैसे फिनोल। फिनोल में क्या क्या हो गए, फिनोल्स में एक तो लाइजोल हो गया, एक फिनोल 1% हो गया। हेलोजेंस में हो गया क्लोरीन, आयोडीन। एल्कोहल में है एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में है फॉर्मल्डिहाइड 10% यूज होता है। ग्लूटाराल्डिहाइड 2% यूज होता है। इसको साइडेक्स भी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में इसको साइडेक्स के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आजकल कमर्शियली अवेलेबल होता है। डाइस कौन कौन सी है, एलेनिन डाइस, आर्सिडिन डाइस। ये क्या काम आती है डाइस, डाइस का क्या करते हैं, स्किन के ऊपर या वुंड के ऊपर अपन लगाते हैं ताकि उस पर इन्फेक्शन नहीं हो। गैस कौन कौन सी है, इथाइलिन ऑक्साइड हो गई, और एक बीटा प्रोपोप्योलेक्टोन, ठीक है। इसका बीपीएल हो गया, इसका ईटीओ होगा। बीपीएल इसका फुल फॉर्म होगा और ईटीओ इथाइलिन ऑक्साइड का होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब एक मैन अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस प्रकार होता है माइक्रोबियल का, तो हाईएस्ट तो लोवेस्ट देखें, सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंट होता है प्रियोन में, किसमें, प्रियोन्स में। फिर आएगा क्रिप्टोस्पोडियम सिस्ट में होता है। उसके बाद आएगा बैक्टीरियल स्पोर्स होता है, तो बैक्टीरियल स्पोर्स से भी ज़्यादा किसका है, प्रियोन। कौन है, रेजिस्टेंस है हाईली। फिर आता नॉन एनवेलप वायरस हो गया, फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर फंजाई हो गया, फिर लास्ट में है वेजिटेटिव बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही कम रेजिस्टेंस लेके रहता है। सबसे हाईएस्ट कौन सा क्या, प्रियोन्स। कई बार पूछ सकता है, इनका सीरीज पूछ सकता है कि भाई बैक्टीरियल स्पोर्स से ज़्यादा रेजिस्टेंट कौन होगा, तो 2-3 ऑप्शन आएंगे, ऐसा हो सकता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। प्रियोन का स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन, प्रियोन्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर्ड। क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लाइक हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड ऑपरेशन थिएटर्स मतलब जनरली मेडिकल लाइन में अपने अवेलेबल रहते हैं। 0.5% अपन यूज करते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल है 2 आवर्स के लिए। NaOH का यूज किया जा सकता है, और हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेविंग का भी यूज किया जा सकता है। अब टेस्टिंग ऑफ डिसइंफेक्ट्स क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। आपसे एक सवाल आ सकता है कि भाई कैसे कन्फर्मेशन होगा कि डिसइंफेक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए कुछ 3-4 मेथड है। जैसे एक हो गया फिनोल कोएफिशिएंट रेडियल वॉकर टेस्ट, मेजर क्या करता है इफेक्टिवनेस ऑफ कंपेयर टू फिनोल, ठीक है। तो ये 3-4 नाम इनको इंपॉर्टेंट याद कर लेना। एक हो गया चिक मार्टिन टेस्ट, जो कि मॉडिफिकेशन है रेडियल वॉकर टेस्ट का। क्वेश्चन पूछ लेते रेडियल वॉकर टेस्ट हो गया, चिक मार्टिन टेस्ट हो गया, किसके लिए काम आता है, तो अपन डिसइंफेक्शन के टेस्टिंग के लिए, कन्फर्मेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एक है कैल्सिस्काइस टेस्ट, ठीक है, तो इसका भी उपयोग किसके, चेक्स हाउ लॉन्ग डिसइंफेक्ट रिमेन्स इफेक्टिव आफ्टर द रिपीटेड यूज। नेक्स्ट है इन यूज टेस्ट कौन सा होता है, कैल्स एंड मेरुअर टेस्ट। ये क्या कहता है, हॉस्पिटल में रियल टाइम परफॉर्मेंस के लिए चेक किया जाता है, कौन सा, कैल्स एंड मेरुअर टेस्ट। ये 4 नाम है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको दिखाता हूँ मटेरियल्स हैं यहाँ पे, उसके लिए मेथड कौन कौन से यूज हो गए। इनोकुलेशन वायर हो गए, लूप्स हो गए, इसको रेड हीट में यूज करेंगे अपन। ग्लासवेयर हो गए, सिरिंज हो गई, पेट्री डिश हो गई, डिशेस हो गए, फ्लास्क हो गए, इसके लिए हॉट एयर यूज करेंगे। डिस्पोजेबल सिरिंज आइटम्स के लिए अपन गामा रेडिएशन का यूज करेंगे। और गामा रेडिएशन किसका पार्ट है, आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का बताना, आप मेरे को कमेंट करना इसमें। कल्चर मीडिया के लिए ऑटोक्लेव अपने पढ़ा था अभी। मीडिया कंटेनिंग सीरम और एग के लिए क्या करेंगे, टेंडलाइजेशन का यूज करेंगे। टॉक्सिन हो गए, सीरम हो गया, शुगर हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, उनके लिए फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे। ऊपर पढ़ा हुआ है, ये एक शॉर्ट है जिसमें आपको इसमें सवाल आते हैं कई बार। मिल्क के लिए अपन पास्चराइजेशन का यूज कर सकते हैं।
सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप, ठीक है, इसके लिए अपन ग्लूटाल्डिहाइड का यूज करेंगे, जिसको साइडेक्स भी बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल होते हैं। ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड गैस का यूज किया जाता है, ठीक है, ये गैस होती है, उसको छोड़ा जाता है, जिसको फूमिकेशन बोलते हैं। इन्फेक्टिव मटेरियल ड्रेसिंग हो गए, तो इनके लिए क्या करेंगे, ड्रेसिंग के लिए इंसिरेशन का उपयोग करेंगे अपन। एंड स्किन के लिए 70% एथेनॉल और आयोडीन का यूज किया जाता है। एप्रन ग्लव्स हो गए, नॉन शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए आप 5% क्रिसोल का यूज कर सकते हैं। रबर, प्लास्टिक और पॉलीथीन ट्यूब्स के लिए अपन ग्लूटाल्डिहाइड का यूज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक मिनट हटा देता हूँ सारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।